नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य मंथन। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो देखते हैं हम हमारी जो तीसरी यूनिट है थर्ड सेमेस्टर की, वो हिंदी साहित्य में वो है भूषण। भूषण हमारा पहला टॉपिक है। भूषण से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम। पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है भूषण से संबंधित, भूषण ने किन राजाओं की प्रशंसा की है? तो भूषण किन राजाओं के राजाश्रय में रहे और उन्होंने कौन कौन से राजाओं के प्रशंसा में उनके लिए उनकी वीरता का वर्णन किया है? तो भूषण ने अपने काव्य में मराठा नरेश शिवाजी और पन्ना नगर के राजा छत्रसाल की प्रशंसा की है, क्योंकि जो भूषण है वह शिवाजी के राजाश्रय कवि रहे हैं और पन्ना के जो छत्रसाल है उनके भी राजाश्रय कवि रहे हैं। तो छत्रसाल जो आगे देखेंगे इनकी रचनाओं के बारे में। तो दूसरा क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, वो है भूषण किस किस राजा के दरबार में रहे? बात वही है, सेम वही प्रश्न है। तो मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के दरबार में रहे और छत्रसाल के दरबार में भी रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पर दे नहीं रखा, आप ऐड कर लेंगे। फिर है भूषण को भूषण की उपाधि किसके द्वारा प्रदान हुई? तो भूषण को भूषण की उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र सिंह द्वारा प्राप्त हुई है। तो ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखेंगे इसको, क्योंकि ये कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा गया है, फिर से आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी है? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र सिंह द्वारा दी गई है, ठीक है। और भूषण का जो रियल नाम क्या है, वास्तविक नाम है, वो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। किसी को नहीं पता कि भूषण का वास्तविक नाम क्या है। वो केवल उपाधि दी गई थी उनको भूषण की, तो भूषण के नाम से ही वह हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध है। भूषण की रचनाओं के नाम बताइए। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके संभवतः आपके एग्जाम में आएगा। तो भूषण की रचनाएं हैं शिवराज भूषण। शिवराज भूषण है वो एक अलंकार ग्रंथ है, अलंकारों पर ये ग्रंथ लिखा गया है। और ये राजा जो शिवाजी थे, शिवाजी छत्रपति शिवाजी, उनके राजाश्रय में रहते हुए रचना उन्होंने लिखी थी। दूसरा है शिवा बावनी। शिवा बावनी है 52 खंडों में लिखा हुआ है या 52 छंदों में लिखा हुआ है, और ये भी जो शिवाजी है उनकी प्रशंसा में लिखा गया है। तीसरा है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक है, इसमें 10 छंद है, 10 खंड है। तो और छत्रसाल दशक है, ये है राजा जो छत्रसाल है उन पन्ना के नरेश या पन्ना नगर के जो राजा है छत्रसाल, उनकी प्रशंसा में ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है भूषण की प्रसिद्धि का आधार क्या है? तो बिल्कुल हमें पता है भूषण की प्रसिद्धि का आधार क्या है, क्योंकि ये रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे हैं भूषण। और हम देखते हैं कि रीतिकाल में जहाँ सब के सब जो कवि है वो अलंकार या कहे लक्षण ग्रंथों को लिखने में लगे हुए थे, और उन लक्षण ग्रंथों में भी उन्होंने अपना जो केंद्र बिंदु है वो श्रृंगारिकता को बना रखा था। वहीं भूषण एकमात्र ऐसे कवि है इस काल के जो श्रृंगार को छोड़कर राष्ट्रीयता की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और हम सबकी चेतना है वो भी राष्ट्रीयता की ओर मोड़ देते हैं। तो भूषण की प्रसिद्धि का आधार श्रृंगारिक युग में भी वीर रस की रचना करना है या वीर रस से संबंधित रचनाएं करना है। साथ ही इन्होंने राष्ट्रीयता से ओतप्रोत काव्य रचनाएं भी की है। तो इस प्रकार से ये प्रसिद्ध का जो आधार है वो इनकी राष्ट्रीयता या वीर रस से संबंधित रचनाएं हैं, क्योंकि एक श्रृंगारिक वातावरण बना हुआ है जहाँ चारों ओर प्रेम से संबंधित विलासिता से संबंधित रचनाएं लिखी जा रही है। वहीं वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं लिखना एक अनोखी बात है, तो इसलिए ये प्रसिद्ध है। अगला जो प्रश्न है महत्वपूर्ण, वो है कंद मूल भोग करे प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बिल्कुल कंद मूल भोग करे एक ही पंक्ति है या एक जो शब्द है वो एक ही पंक्ति है वो फिर से रिपीट हुई है, और शब्द है वो भी रिपीट हुए हैं। तो आप देखेंगे कि कंद, यहाँ पर आप देखेंगे
कंदमूल भोकरे, तो यहाँ एक कंदमूल आया है और यहाँ पर भी कंदमूल आया है। यहाँ के कंद का और यहाँ वाले कंद का, दोनों कंद का अर्थ है वो अलग अलग है। एक का अर्थ तो है जो 56 भोग होते हैं, कलाकंद वगैरह होते हैं, जो अच्छी अच्छी मिठाइयाँ होती है, स्वादिष्ट भोजन होता है, उसका प्रतीक है। और दूसरा जो कंद है वो कंदमूल जड़ों से संबंधित है। कंदमूल में से गाजर मूली आती है, ये भी कंदमूली है, तो वो वाला है, यानी कि जड़ से संबंधित अर्थ है इसका। तो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलने की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग हो जाएगा। और जो कहे कि भूषण है उनका जो प्रिय जो अलंकार है वो भी यमक ही रहा है। इन्होंने यमक अलंकार का बहुत चमत्कारिक वर्णन है वो अपने काव्य में किया है, और हम देख भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंदमूल भोग करे प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने किसकी स्थिति का चित्रण किया है। तो बिल्कुल ये है शिवराज भूषण से संबंधित पंक्तियां हैं, और ये आपके सिलेबस में भी दे रखी है। तो उपरोक्त जो यहाँ उपरोक्त लिख देंगे या ऊपर लिखित पंक्ति में कवि ने शिवाजी की सेना के आतंक से मुगल स्त्रियों की दुर्दशा का चित्रण किया है। शिवाजी है वो मुगलों पर आक्रमण करते हैं, तो मुगलों की जो रानियां है, क्योंकि मुगल जो शासक थे वो जब दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे या किसी दूसरे राज्य को लूटते थे, तो वहाँ की स्त्रियां हैं, वहाँ की जो नारियां हैं, उन शत्रुओं की जो पत्नियां थी उनको जबरन हत्या लेते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया करते थे। तो इस कारण से जो मुगल जो रानियां है या मुगल जो स्त्रियां हैं, उनके दिमाग में छवि बनी हुई थी कि जो भी जीत रहा है, जो जीतेगा वो नारियों के साथ गलत व्यवहार करेगा। इस कारण से वे अपने आप को बचाने के लिए, अपने सतीत्व को बचाने के लिए, शिवाजी से अपने सतीत्व को बचाने के लिए वो भागती है, वो पहाड़ों की ओर भागती है, जंगलों की ओर भागती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। और इस स्थिति में वो उनकी अवस्था है वो बिल्कुल दुरावस्था की स्थिति में वो आ जाती है। जबकि शिवाजी ऐसे नहीं है, मगर क्योंकि उनके पति है, उनके जो भाई है, जो मुगल शासक है या मुगल जो सेनापति है, वो इस प्रकार का व्यवहार करते थे, इसलिए उनके दिमाग में ये छवि बनी हुई थी कि वो भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। इस कारण से उनकी दुर्दशा हो जाती है। तो उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है इसके माध्यम से, कि पहले वो कंदमूल 56 भोग किया करती थी और अब वो कंदमूल जड़े वगैरह है, गाजर मूली है, वो खाकर अपना जीवन यापन करने पर मजबूर है। फिर है, घनानन किस काव्य धारा के कवि है। तो घनानन रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है, और इसको स्वच्छंद प्रेम मार्गी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप बता सकते इसको। और घनानन है वो जो ये रीति मुक्त काव्य धारा है या स्वच्छंद प्रेमी काव्य धारा है, इसके प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। अगला है, घनानन की प्रेमिका का क्या नाम है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो घनानन की प्रेमिका का नाम सुजान है, ठीक है। और सुजान एक वेश्या थी, नर्तकी थी, जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसके दरबार में वेश्या या नर्तकी का कार्य किया करती थी। और घनानन है वो मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। और फिर प्रेम प्रसंग है वो वहीं से छिड़ता है इनका। अगला है, घनानन की प्रेम की विशेषताएं बताइए। तो वो घनानन के काव्य को पढ़ते हैं तो घनानन के प्रेम की विशेषताएं भी अपने आप स्पष्ट हो जाती है। तो घनानन का प्रेम हृदय का सच्चा प्रेम है, स्वाभाविक है, स्वानुभूत प्रेम है। इन्होंने कोई उधार का प्रेम लेकर फिर रचनाएं नहीं लिखी है। इन्होंने जो आंसू है वो किराए के आंसू नहीं रोए हैं ये, बल्कि ये तो इन्होंने अपने जीवन में भोगा है, अपनी पीड़ाओं को झेला है, और उन पीड़ाओं से इनके स्वाभाविक आंसू आए हैं या स्वाभाविक पीड़ा है वो इन्होंने झेली है। इन्होंने प्रेम की सच्ची पीर सही है, ठीक है, यानी कि इन्होंने प्रेम का जो वास्तविक स्वरूप है उसको भोगा है, और उसकी पीड़ा है, प्रेमी से दूर हो जाने की जो पीड़ा है उसको भोगा है, और वही इनके साहित्य में मुख्य रूप से मुखरित होती है। तो अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, घनानन ने प्रेम के विषय में क्या कहा है। तो बिल्कुल घनानन ने प्रेम के विषय में क्या कहा। घनानन ने कहा है कि स्नेह या प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा है, जिसमें सच्चे लोग ही चल सकते हैं, कपटी और झूठे लोग नहीं चल सकते। उन्होंने कहा है कि प्रेम का मार्ग अति सूद हो, ठीक है, यानी प्रेम का जो मार्ग है, वो रास्ता है, वो बहुत ही सीधा है, सरल है, और वहाँ पर कोई भी उसमें कोई टेढ़ा मेढ़ापन नहीं है।
और उस रास्ते पर कौन चल सकता है? केवल सीधा व्यक्ति या सच्चा व्यक्ति है वही चल सकता है। कपटी, मूर्ख, कपटी और झूठे लोग वो उस मार्ग पर नहीं चल सकते। ठीक है। अगला प्रश्न है, घनानन प्रेम में मीन को हीन क्यों कहते हैं? बिल्कुल आपके सिलेबस में जो अभी जो नया पाठ्यक्रम जुड़ा है उसमें ये आपके है भी कि तो इसमें मीन को हीन क्यों कहा है? क्योंकि मीन को हीन इसलिए कहा है क्योंकि जैसे वो अपने प्रेमी जल से दूर होती है तो वो उससे दूर होने का जो या उससे जो बिछोह है, उससे जो विरह है उसको सहन नहीं कर पाती और अपने प्राणों को त्याग देती है। यानी वो कायरता दिखाती है, वो उस व्याकुलता को सहन ही नहीं कर पाती। इस कारण से उन्होंने हीन बताया है। जबकि घनानंद है वो दूर भी है, सुजान से, अपनी प्रेमिका से दूर भी है और फिर भी वो जी रहे हैं, वो उस तड़प को सहन कर रहे हैं, उस विरह को सहन कर रहे हैं, वो कायर नहीं है। इस प्रकार से उसको हीन कहा है। तो क्योंकि मीन में घनानन के सम्मान अपने प्रेमी के विरह में व्याकुल रहने अर्थात विरह सहन करने की क्षमता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे वो अपने प्रेमी जल से, पानी से दूर होती है वैसे ही वह तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है। इस कारण से वो कायर मानी गई है यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, घनानन की कोई दो भाषिक विशेषताएं बताइए। भाषिक मतलब भाषा से संबंधित विशेषताएं पूछी गई है दो। तो घनानन की भाषा लाक्षणिक मूर्तमता की भाषा है। ठीक है, लाक्षणिक है और बिल्कुल अच्छी भाषा है, इनकी लाक्षणिक भाषा है। घनानन ने अपने काव्य में ब्रज भाषा के जनपदीय अर्थात लोक शब्दावली का प्रयोग किया है। ठीक है, तो पहली तो ये है कि इनकी जो भाषा वो लाक्षणिक है। ठीक है, और स्वाभाविक भी है, सिर्फ प्रेम की पीर की टीश है वो भरी हुई है। और दूसरी इसकी विशेषता है कि ये भाषा है वो कौन सी है? ब्रज भाषा है। और ब्रज भाषा भी कौन सी? लोक शब्दावली से युक्त, या लोक शब्दावली या कहे कि आम जनता के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपनी भाषा, अपने काव्य की भाषा ब्रज भाषा में किया है। अगला प्रश्न है, क्या घनानंद दरबारी कवि थे? यदि हाँ तो किसके? दरबारी कवि थे, शुरू में थे, मगर बाद में तो ये वृंदावन चले जाते हैं। घनानंद मुगल सम्राट मोहम्मद सारंगीले के दरबार में मीर मुंशी के रूप में रहते थे, इसलिए उन्हें दरबारी कवि नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्योंकि पहले तो वो मोहम्मद शाह रंगीला है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला, उनके दरबार में रहते, मीर मुंशी के पद पर नियुक्त रहते हैं और वहीं वो रचनाएं लिखा करते थे, वहीं गया करते थे, मगर कहे कि दरबारी कवि नहीं थे। और बाद में जब वो सुजान नृत्य वाला जो प्रसंग आता है उसके बाद में जो मोहम्मद शाह रंगीला है वो वहाँ से वो निकाल दिए जाते हैं। ये तो वहाँ से निकल कर चले जाने के बाद में इन्होंने सुजान को कृष्ण के रूप में, सुजान है, सुजान के प्रति जो प्रेम था, अपनी प्रेमिका के प्रति जो प्रेम था उसको वह भक्ति में या कृष्ण को सुजान मानकर भक्ति में अपने प्रेम को कृष्ण के प्रति समर्पित कर देते हैं। तो इस कारण फिर वो वृंदावन चले जाते हैं। तो इस प्रकार का ये प्रसंग है, तो इसलिए वो दरबारी कवि नहीं है, वो स्वच्छंद कवि है। फिर है, घनानन की रचनाओं के नाम बताइए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार घनानन की रचनाओं में सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रस केलीवली, कृपानंद आदि घनानन की रचनाएं हैं। तो इनमें से 4-5 रचनाओं के नाम याद रख लेंगे आप। तो सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर और रस केलीवली, और एक है कृपानंद। एक इनकी रचना है वो इश्कलता भी है, इश्कलता है, वो भी इनकी रचना है, तो उसको भी आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न है, आलम की, अब तो ये घनानन हो गया, भूषण हो गया, घनानन हो गया, अब आलम है। आलम भी हमारी जो तीसरी यूनिट है उसी के कवि है, 3 कवि है तीसरी यूनिट में। तो आलम की प्रेमिका का नाम बताइए। तो आलम है वो भी कौन से कवि है? ये भी रीतिमुक्त कवि है आलम, और इनकी प्रेमिका है वो शेख रंगरेजनी थी। आलम की प्रेमिका शेख नाम की रंगरेजनी थी, यानी वो रंग किया करती थी कपड़ों पर, कपड़ों को रंग दिया करती थी। ठीक है, तो वो रंगरेजनी थी, उसका नाम क्या था? शेख था। आलम ने अपने प्रेमी शेख को पाने के लिए, आलम ने अपनी प्रेमिका शेख को पाने के लिए क्या किया?
तो आलम ने अपनी प्रेमिका शेख को पाने के लिए मुस्लिम धर्म अपनाकर उससे विवाह किया, क्योंकि शेख जो रंगरेजनी थी वह मुस्लिम धर्म से संबंधित थी। इस कारण से अब वो उनसे प्रेम किया करते थे, मगर ये तो आलम है वो तो स्वयं तो ठहरे हिंदू और ये ठहरी मुस्लिम, तो इस कारण से धर्म की वजह से ये शेख है वो इनसे विवाह नहीं कर रही थी। इस कारण से इन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया और फिर शेख से विवाह कर लिया। अगला प्रश्न है, आलम का शेख से प्रेम कैसे हुआ? कैसे हुआ? क्योंकि जो आलम है वो अपनी जो पगड़ी है उसको रंगवाने के लिए भेजते हैं, शेख रंगरेजनी के पास भेजते हैं। तब इनकी पगड़ी पर एक चिट्ठी या कहे कि एक छोटा सा एक आधा जो दोहा होता है उसका एक या छंद है, उसकी अर्धावली है, वो आधा दोहा है या आधा छंद है वो लिखा हुआ था, उसकी अर्धावली लिखी हुई थी। तो जैसे ही रंगरेजनी उसको शेख रंगरेजनी उसको रंगने के लिए देखती है तो उस चिट्ठी को या उस पत्र को खोलकर पढ़ती है, तो उसमें आधा दोहा या आधा छंद लिखा हुआ है। तो वो उसको पढ़कर फिर उसको, वो भी क्योंकि शेख है वो भी काफ़ी विदुषी थी और काफ़ी लिखने में उनकी भी रुचि थी, तो इसलिए उन्होंने पढ़ा और फिर उसको पूरा करके रंग करने के बाद में, सूखने के बाद में उसके वापस बांध दिया और भेज दिया। जब आलम के पास वो आया तो उसको खोल कर देखा तो वो पूरा जो था छंद है वो पूरा बनाया हुआ है। तो इस कारण से वो शेख ने लिखा था, इस कारण से ये उसको पढ़कर काफ़ी खुश होते हैं और फिर धीरे धीरे इनको शेख से प्रेम हो जाता है। आलम ने अपनी पगड़ी रंगाने शेख के पास भेजी। उसमें काव्य की एक अधूरी पंक्ति भूलवश बंधी रह गई। प्रेमी हृदया शेख ने उस पंक्ति की पूर्ति करते हुए उसे वापस आलम के पास भेज दिया। इस प्रकार उन्होंने प्रेम की शुरुआत हुई, यानी उनके प्रेम की शुरुआत हो जाती है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, आलम की रचनाओं के नाम बताइए। रचनाओं से संबंधित प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है और आपके एक क्वेश्चन तो कम से कम एक क्वेश्चन है वो रचना से संबंधित आने की संभावनाएं है, तो आप याद रख ले रचनाएं। तो आलम की रचनाएं कौन कौन सी है? पहली है माधवानल कामकंदला, दूसरी सुदामाचरित, तीसरी है श्याम स्नेही और चौथी है आलम केली आदि आलम की उल्लेखनीय रचना है। तो इनको याद रख लेंगे। इनमें से आप माधवानंद कामकंदला इम्पोर्टेंट है, सुदामाचरित भी इम्पोर्टेंट है, श्याम स्नेही भी है और आलम केली तो वैसे भी आपको याद रह जाएगी कि नाम आलम आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, आलम की प्रसिद्ध कृति का नाम व उसकी प्रमुख वर्ण्य विषय बताइए। तो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम बताना है और फिर उसका जो वर्ण्य विषय यानी किस चीज़ का या किसका वर्णन उसमें किया गया है वो बताना है। तो आलम की प्रसिद्ध कृति है वो आलम केली है। इसमें संयोग एवं वियोग श्रृंगार के साथ साथ राधा कृष्ण की लीलाओं का चित्रण हुआ है। ठीक है। फिर है पद्माकर। पद्माकर है वो हमारे चौथी यूनिट है, उसके प्रमुख कवि है। चौथी यूनिट में सिर्फ 2 ही कवि है, पद्माकर और सेनापति। तो पद्माकर को पढ़ेंगे हम। पद्माकर किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि प्रसिद्धि का एक आधार है, तो वो क्या है? वो है प्रकृति निरूपण की कविताएं लिखना। पद्माकर ने बहुत श्रेष्ठ प्रकृति का वर्णन किया है। तो रीतिकालीन कवि पद्माकर मुख्यतः प्रकृति निरूपण की कविता करने के लिए प्रसिद्ध है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला है कुलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में पंक्ति में किस विषय का वर्णन हुआ है? तो यहाँ पर वसंत का वर्णन हुआ है। जब आप अपने इनका जो पद्य पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दे रखा है तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, वहाँ व्याख्या में भी दे रखा है। तो प्रस्तुत पद में प्रकृति के बसंत ऋतु के आगमन का सुंदर चित्रण हुआ है। क्या चित्रण हुआ है? कि बसंत है वो संपूर्ण प्रकृति में दिखाई दे रहा है, उसका आगमन संपूर्ण प्रकृति में दिखाई दे रहा है। तो कुलन में जो कुल है या किनारे है, ठीक है, उनमें, केली में, कछार भूमि है, कछारन भूमि जो में नदियों के पास की भूमि है, उसमें कुंजों में, उद्यानों में, सब और संपूर्ण प्रकृति में बसंत का आगमन दिखाई देता है। तो ये वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगला है पद्माकर द्वारा रचित 5 कृतियों के नाम बताइए। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली एक आएगा, तो आप याद रखना प्रत्येक कवि की कम से कम 4-5 रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। तो पद्माकर की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं
उनको देखेंगे हम। 5 रचनाएं पूछी, इसमें हिम्मत बहादुर, विरुदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी, हितोपदेश आदि इनकी रचनाएं हैं। तो आप हितोपदेश याद रखना, गंगा लहरी याद रखना, राम रसायन भी याद हो जाएगी, प्रबोध पच्चीसा याद हो जाएगी, पद्माभरण भी याद हो जाएगा, और पद्माभरण मतलब पद्माकर पद्माभरण, ठीक है, सेम नाम तो वैसे याद हो जाएगा। जगत विनोद याद हो जाएगा, हिम्मत बहादुर विरुदावली भी याद हो सकता है। तो इस प्रकार से आप इनमें कम से कम 5 रचनाओं के नाम याद रखना। अगला प्रश्न है, पद्माकर द्वारा रचित जगत विनोद का विषय क्या है? जगत विनोद जो इनकी रचना है उसका विषय क्या है, यानी जगत विनोद में किसका वर्णन है? तो जगत विनोद में पद्माकर ने जयपुर के नरेश जगत सिंह की प्रशंसा की है, ठीक है। जयपुर के जो नरेश है, राजा है जय सिंह, उनकी यहाँ पर इन्होंने इसमें उनकी प्रशंसा की है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भक्ति एवं रीतिकाल के संधि स्थल के कवि कौन से हैं? तो कौन से है? सेनापति है, ठीक है। भक्ति काल के अंतिम या भक्ति काल का जो समय जब समाप्त होता है तब के, और रीति काल का जब शुरू होता है तब के, दोनों की संधि काल के जो कवि है वो कौन है? सेनापति है अपनी, चिंतामणि भी है और सेनापति भी है। तो याद रखिए, भक्ति व रीतिकाल के संधि स्थल के कवियों में चिंतामणि व सेनापति का नाम प्रमुखतः लिया जाता है, मगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चिंतामणि है वो तो खैर है ही है, सेनापति आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों को याद रख लेंगे, और दोनों याद नहीं रहते हैं तो सेनापति आप को लिख कर आना है, ठीक है, क्योंकि सेनापति है वो भक्ति काल की और जो रीतिकाल है उसकी संधि स्थल के कवि है, यानी दोनों के मिलान वाले समय के कवि रहे हैं। अगला प्रश्न है, सेनापति के काव्य में मुख्यतः किसकी भक्ति मिलती है? तो सेनापति के काव्य में मुख्यतः किसकी भक्ति मिलती है? तो सेनापति के काव्य में मुख्यतः राम की भक्ति मिलती है, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को। वैसे रीतिकाल है उसमें कृष्ण और राधा का वर्णन ज़्यादा है, राधा और कृष्ण का वर्णन ज़्यादा है, मगर कृष्ण राधा के बाद में सीता और राम का वर्णन किया गया है, क्योंकि रीतिकाल के कवि है वो अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए, क्योंकि समाज है, शर्म, इज्जत है, मर्यादा है, ये सारी बहुत चीज़ें हैं जो सामने आती है, इस कारण से कवि है वो अपने प्रेम को खुले रूप से व्यक्त नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने राधा और कृष्ण का सहारा लेकर फिर जो श्रृंगारिकता है, जो प्रेम है, प्रेम का बखान है वो किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, सेनापति के प्रकृति वर्णन की विशेषताएं बताइए। तो सेनापति के प्रकृति की वर्णन की विशेषताएं हमें बतानी है। सेनापति का प्रकृति वर्णन ऋतु वर्णन पर आधारित है, ठीक है, ऋतु वर्णन पर आधारित है, जिसमें प्रकृति के विभिन्न व्यापारों को सूक्ष्मता से चित्रित किया गया है, ठीक है। प्रकृति है, प्रकृति वर्णन में ऋतु वर्णन पर आधारित है, फिर प्रकृति के विभिन्न व्यापारों का सूक्ष्म चित्रण किया गया। तो ऋतु वर्णन इनका काफी केंद्रीय विषय रहा है। इस प्रकार से ये हमने जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के का जो BA 3rd सेमेस्टर है उसके अति लघुत्रात्मक प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है इन्हीं में से आपके पेपर आएगा।